और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां इस वक्त सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज तहसील की हाथीदया मध्य सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में आए डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि, चरागाह एवं वन भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों, मकानों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा का भुगतान प्रावधान नहीं होने से मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। खंड ख, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के उक्त बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में आए ग्रामों की राजकीय भूमि, चरागाह, स्वाइच्छिक वन भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों, मकानों को मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण विशेष अनुदान के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति के उपरांत संसाधन उपलब्धता के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूँगा कि 2013 के नियम के अनुसार आपने चरागाह शिवाईचक में इनको मुआवजा देने के लिए मना कर दिया, परंतु लगभग 970 परिवार वहाँ पर पुनर्स्थापित होकर पुनर्वास उनका होना है। आज दिन तक 6 साल हो गए, उनको एक को भी वहाँ पर विस्थापित करके उनको बसाया नहीं गया है और लगभग आपके द्वारा यहाँ पर 223 हमारे ऐसे परिवार हैं जो हमारे चरागाह, शिवाईचक और वन भूमि में बसे हुए हैं। उनका 600.19 करोड़ का आपका प्रस्ताव बना के दिया हुआ है कि भाई उनको भी कम से कम इसमें शामिल करें, क्योंकि वो आपके 2013 के नियम में नहीं आ रहे। पर मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको सरकार सहानुभूतिपूर्वक कर देगी क्या, क्योंकि वो वहाँ पर जनजाति क्षेत्र है और 2005 के नियम के अनुसार हम जनजाति के जो हमारे वहाँ भाई हैं उनको लैंड फॉर लैंड देने का भी प्रावधान है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको हम ये राशि स्वीकृत कर इनको वहाँ पर रिहेबिलिटेशन कराने का विचार रखते हैं क्या। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हमारे युवा सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हाथीदही बांध की डूब क्षेत्र की सरकारी भूमि, चरागाह, वन भूमि पर निवास कर रहे 223 कृषकों को, जिसमें करवड़ी कला, करवड़ी खुर्द एवं मजरा इत्यादि के पुनर्वास हेतु भूखंड व विशेष अनुग्रह राशि रुपये 6 करोड़ 79 लाख रुपए के प्रस्ताव तैयार कर जल संसाधन संभाग कोटा के स्तर पर परीक्षणाधीन है। शीघ्र ही प्रस्ताव मंगवाकर मंत्रिमंडलीय स्वीकृति उपरांत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन, मैं मंत्री महोदय जी निवेदन करना, प्रस्तावित तो है लेकिन मेरा क्या आप स्वीकृत कर देंगे क्या, क्योंकि आपके इसमें जवाब में कहा है 2013 के हमारे नियम के अनुसार इसमें नहीं आते, तो आप कर देंगे तब तो मैं आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि वो वहाँ पर धरने पे भी बैठते हैं और वो सब लोग वहाँ पर पिछले 6 साल से वहाँ पर वो हमारे पूर्व सरकार के भी पास गए लेकिन उनका कोई उचित समाधान नहीं है। तो वर्तमान हमारी सरकार है, तो मैं मंत्री महोदय निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन दें सदन के माध्यम से कि उनको हम सैंक्शन कर देंगे, एक्सक्रीशिया वाले जो 200 हमारे परिवार बच रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जिस विशेष अनुग्रह राशि की बात कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल से स्वीकृति के उपरांत ही संभव है, तो मैं भी मेरी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि जल्दी ये राशि मिले। अगला प्रश्न श्री कालूराम। प्रश्न संख्या 3120। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विशेष योग्यजनों द्वारा स्पेशली एबल्ड पर्सन एसएबी पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है। उनमें से पात्र विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस अनुसार झालावाड़ जिले में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की कुल संख्या 25,981 है। विशेष योग्यजनों को नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राज्य एसएसपी पोर्टल पर दिनांक 30/7/2024 के अनुसार झालावाड़ जिले में विशेष योग्यजन पेंशनर्स कुल संख्या 25,946 है। प्रश्न का खंड 2, विशेष योग्यजन को नियमानुसार पात्रता के आधार पर गत वर्ष में निम्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। नंबर 1, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लाभान्वितों की संख्या 25,946। नंबर 2, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, लाभान्वितों की संख्या 5।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना लाभान्वितों की संख्या 4, संयुक्त सहायता योजना लाभान्वितों की संख्या 171, विशेष योग्यता स्कूटी योजना लाभान्वितों की संख्या 172। प्रश्न का खंड 3, जिला झालावाड़ में विशेष योग्यजनों दिव्यांगजनों को 261 स्कूटी वितरित कर लाभान्वित किया गया है। प्रश्न का खंड 4, जी हां, 1 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना की आधार दर में 15% की वार्षिक वृद्धि कर अभिवर्धित पेंशन राशि वर्तमान में रुपए 1150 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को रुपए 1250 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर 1 में पूछना चाहता हूं कि आपने संख्या दी है 25,946 और उसमें से पेंशन मिल रही है 25,981 और पेंशन दे रहे हैं 25,946। काफ़ी दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाकी वंचित लोगों को आप पेंशन देने का विचार रखते हैं पोर्टल खोल के? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पोर्टल पर विभाग के पास में जो भी इन दिव्यांगों के पेंशन के लिए एप्लीकेशन आती है उनको हम लोग एक कमेटी बनी, कमेटी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन बाद विभाग के पास आता है और उसके बाद में तुरंत ही हम लोग दिव्यांगों की पेंशन को भुगतान कर देते हैं। और शेष लंबित है, लंबित में जांच चल रही है, जांच के बाद में इसकी नियमित प्रक्रिया रेगुलर प्रोसेस है, उसके बाद में ये जो शेष है उसका भी भुगतान हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने मुख्यमंत्री योगजन स्वरोजगार योजना की में लाभान्वित संख्या मात्र 5 दी है, सुखद दाम्पत्य जीवन में मात्र संख्या 4 दी है, संयुक्त सहायता योजना में 171 दी है, विशेष योगजन स्कूटी में 172 दी है। काफ़ी लोग इससे वंचित हैं। क्या आप स्कूटी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन में 4 या 5 संख्या दे रही है, इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ाने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कालूराम जी मेरे बड़े अजीज मित्र हैं और आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूं कि अभी 10 जुलाई 2024 को हमारे हाल ही के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय 2019-20 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ, 20-21 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ। उसके बाद के 3 सालों में 1985 पहले साल आवंटित हुई, उसके बाद में कुछ स्कूटी हुई। हमने पहले साल में, अभी हमारा पहला बजट है, 2000 स्कूटी का वितरण करने का निर्णय लिया है। आपके डग विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 261 स्कूटी का वितरण हमने अभी कर दिया है। जैसे ही हमारे पास में आपकी सूची आएगी, नियमानुसार कार्रवाई करके आपके वहां जितने भी स्कूटी के आवेदन आएंगे उन सबको वितरण कर दिया। ये सूची उपलब्ध कराए माननीय मंत्री महोदय मुझे। कौन सी सूची? ये दिव्यांगों वाली सूची नहीं, नाम आए, मुझे सूची उपलब्ध कराए। मैं, आप जो जानकारी मांगेंगे मैं आपके घर आके वो जानकारी उपलब्ध कर लिया। राजो, इतना प्रेम संबंध हो रहा है विधायक और मंत्री जी के बीच में, और क्या चाहिए? माननीय मंत्री महोदय ने खंड 2 में बताया है कि विशेष योगजन स्कूटी योजना में लाभान्वितों की संख्या है 172 और खंड 3 में आपने बताया है कि 261 स्कूटी वितरण की है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये एक बार बताएं। और खंड 4 में आपने कहा है कि दिव्यांगजनों को जो हम पेंशन दे रहे हैं वो 1150 और 1250 है, लेकिन सरकार जो विशेष असहाय दिव्यांगजन है उनको 1000 रुपये अलग से भी देती है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 100% डिसेबल पर्सन होते हैं उनको 1000 रुपये की पेंशन अलग से मिलती है। आप तो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय इस विभाग के मंत्री रहे हैं, सारी जानकारी आपके पास में है। जो 40% के करीब है अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कैटेगरी बनी हुई, जिसमें 40% से ऊपर अगर डिसेबल होता है उसको राज्य सरकार की तरफ से, 80% से ऊपर होता है उसको सुविधाएं जो है अलग अलग कैटेगरी मिलती है। 1000 रुपये की जो मैंने बताया 100% जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको अलग से सहायता, जैसे 1250 प्लस 1000 2250 रुपये की जो पेंशन राशि है प्रति माह सरकार की तरफ से मिलती है। वो मैंने हाउस को बता दी, इसमें ऐसा मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो सवाल पूछा ताकि हमारे पूरे सदन को अवगत हो जाए। और 2200 रुपये 2250 रुपये प्रति माह उनको मिलता है। अगला प्रश्न श्री गोपाल शर्मा। और 3 में जो अंतर है ना स्कूटी में, वो नहीं बताया।
माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके घर आके भी इसके मैं तो खुद ही पता बार बार कर सबके नहीं जाना है। आप तो हमारे मैं ही आ जाऊंगा, आप और ये हमारे- सब लोग घर नहीं आ पाए। सरकार क्या सबके घर नहीं जाना, विशेष लोगों के जाना है। सरकार हंसाना चाह रहे थे। बड़े लोगों के साथ में गरीबों के द्वार भी जाते थे। आप तो इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के बराबर हैं, तो मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो जानकारी चाहेंगे हम घर आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न श्री गोपाल शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या संख्या 4161। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 वर्तमान है तेरे खंड 1 सबको कहा हुआ है। वर्तमान में प्रदेश की 25,500 सक्रिय राशन की दुकानों पर डिजिटल वे ब्रिजेस उपलब्ध कराकर नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट से जोड़ा जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है तथा शेष उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। उक्त शेष दुकानों के सक्रिय होने पर आवश्यकता अनुसार डिजिटल वे ब्रिजेस नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट से जोड़े जाने हेतु समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। खंड 2, जी हां, उक्त सेंटर हसनपुरा जयपुर में आवंटित भूमि पर निर्मित किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। खंड 3, जी नहीं। माननीय सदस्य। पूरक प्रश्न संख्या 1, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो सुविधा और मध्यस्थता केंद्र बनाया जाने वाला था धीरे और उस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसके लिए निर्वाचित मंत्रीगण ही जिम्मेदार रहेंगे या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता विषय गतिविधियों के संचालन एवं उपभोक्ताओं का न्याय प्रदान करने हेतु फैसिलिटेशन एवं मीडिएशन सेंटर मध्यस्थता केंद्र जयपुर में दिनांक 19/10/2015 को उपभोक्ता भवन के निर्माण हेतु बंगला नंबर 1B हसनपुरा जयपुर की संपूर्ण भूमि एवं बंगला नंबर 1A के पीछे खाली भूमि जमीन लगभग 600 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटित भूमि पर बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एवं मेडिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था, पर बजट के अभाव में 2023-24 में इसका कार्य नहीं हो पाया था। माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या पूरक 2, 4,36,13,000 उपभोक्ताओं से जुड़ी राशन की दुकानें क्या इस समय बंद हैं और जनता राशन से मरहूम है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के पीओएस मशीनें ज्यादातर जिलों में लौटा दी हैं? अरे आप बता अरे मंत्री कृपया बीच में मत बोलिए, जो मैं बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। मत करो। मेरे को आपसे पूछने की जरूरत है क्या? अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जयपुर की बात थी, बाद में सदन के बाद मरहूम है, माननीय अध्यक्ष जी, जो सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, एक अरे आप मंत्री की बात सुनो। एक तारीख से राशन डीलर कुछ अपनी मांग रख रहे हैं 1 तारीख से, तो हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और जरूरी इसका जल्दी समाधान करा के उचित मूल्य की दुकान से गरीब निर्धन जो लोग हैं उचित जो उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न श्री अरुण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 359। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर द्वारा लूणी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु बनाई गई योजना का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, उक्त डीपीआर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर द्वारा बनाई गई है। इस हेतु राशि 51 लाख का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया है। खंड 3, विगत 5 वर्षों में लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र में कैंपा, नाबार्ड, राजनिधि एवं CSR योजना में लगाए गए पौधों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि इस योजना पर आपने डीपीआर में 53 लाख रुपए खर्च किए। मैं चाहता हूं कि इसकी कुल लागत जो 534 करोड़ है उसमें से अगर पूरी योजना को लागू करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे बाड़मेर के अंदर जो भी है उसको अपने क्या नाम है आप लागू करने की थोड़ी घोषणा करावे तो अति मेहरबानी होगी। आप पूछना माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीआर 51 लाख रुपए की बनाई गई थी, जिसका खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था
और माननीय सदस्य ने बाड़मेर जिले के और स्वयं की विधानसभा के बारे में जो चर्चा करी है, उसके बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वो जो प्रस्ताव देंगे उन प्रस्तावों को प्राथमिकता से वन विभाग लागू करेगा, चाहे वो कैंपा स्टेट प्लान के अधीन हो। हम उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। एक माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि इसमें अभी तक राजस्थान के अंदर कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो विदेशी योजना के अंतर्गत इस वन विभाग के तहत मंजूर है, तो उसकी कॉपी की जो है प्रति मेरे को उपलब्ध करवा दी जाए। निश्चित रूप से कॉपी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला प्रश्न श्री हरीश चौधरी। श्री हरीश चौधरी। अगला प्रश्न श्रीमती गीता बरवर। क्वेश्चन संख्या 361। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 नगर पालिका भोपालगढ़ द्वारा जून 21 से मई 24 तक की अवधि में करवाए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 जी हां, अपूर्ण रहे कार्यों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करवाए जाने की अवधि का विवरण परिशिष्ट ब की सूची में अंकित है। माननीय सदस्य। एक पूरा क्वेश्चन है। शंबेश्वर तालाब है भोपालगढ़ में, उसमें 49 लाख रुपए का आदेश हुआ। इसमें 50% काम हो गया 12/1/2022 तक और 50% काम अभी बाकी है और अब 2024 चल रहा है और ये काम 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। जो जिम्मेदार अधिकारी है, ठेकेदार हैं, इनके खिलाफ जो भी आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं और ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? माननीय मंत्री जी बिराजो, उत्तर आने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा बिराजो, फिर दोबारा पूछ लेना, खड़े मत रहो। माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, माननीय सदस्य प्रश्नकाल में अपनी सीट नहीं छोड़े। जो कार्य अपूर्ण हैं उनके कार्यादेश के अनुसार कार्य की समाप्ति दिनांक एवं नगर पालिका द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए जाने पर दिए गए नोटिस का ब्यौरा भी आपके जवाब में शामिल है। मैं नोटिस 2022 में दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 2024 चल रहा है। लेकिन सुनिए तो पहले पूरा जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछो। मैं विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस भी संवेदक ने कार्यादेश प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करके जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी वो लगाएंगे। अगला हो गया। अगला प्रश्न है श्री भागचंद तागड़ा। प्रश्न संख्या 362। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हां, उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मापदंड निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु विभागीय मापदंडों के आलोक में परीक्षण कराकर आमजन की आवश्यकता अनुसार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोले जाने के संबंध में जनहित में निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि बांदीकुई उपखंड का मुख्यालय पे आपके द्वारा दिए गए जवाब में परिशिष्ट संख्या 1 के बिंदु संख्या 2 को पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में सरकार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने पर विचार रखती है? यदि हाँ है तो कब तक, नहीं है तो क्यों? माननीय मंत्री जी। अगर मापदंड पूरे रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस कार्यालय पर विचार किया जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न श्री यूनिस खान। माननीय अध्यक्ष जी 4949। माननीय उत्तर आ गया। उत्तर आ गया। बिराजो, उत्तर आ गया। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर तो आया है, उसके लिए तो धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलो। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, ये सवाल के उत्तर हमें सुबह मिलते हैं,
जब घर से निकलते हैं, जब मिलते हैं तो पढ़ने का समय नहीं होता है। मैंने यहाँ पढ़ा है, फिर भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दी मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहे। मैंने अभी पढ़ा है तो इसमें इन्होंने कहा है कि अनुबंध की अवधि 7 वर्ष है, और जो एनेक्सर लगाया है उसमें सब 8 वर्ष लिखा हुआ है। एक तो ये, दूसरा इन्होंने 2 ये लिखा है कि भाई ये जो आरओ प्लांट जो उनकी जो संचालन है उसकी जगह शायद संचालन की जगह पूर्ण लिख दिया कि भाई इनको पूर्ण करने। और 2 ऐसे हैं कि कार्यादेश तो हो गए 12/2/2017 में माननीय मंत्री महोदय, और कार्य चालू हुआ है मतलब उसके 1 साल बाद, मतलब कार्यादेश बाद में हुआ है 1 साल और कार्य चालू हो गया 1 साल पहले। ये जवाब में आया, इसलिए थोड़ा सा मेरा एक निवेदन रहेगा कि ये 2-3 चीजें मैंने अभी पढ़ी है, यहाँ आकर के पढ़ी है, क्योंकि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो स्टाफ ने वैसे एक जानकारी देता हूँ, वैसे प्रश्न का उत्तर रात्रि तक पहुंचाने का व्यवस्था कर रखी है। कल बरसात जो है बहुत पूरे जयपुर में तेज थी, इस कारण से हो सकता है आपको निवेदन है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 दिन पहले मिल जाए तो हम पढ़ लें। अब थोड़ा सा आपके नोटिस में ये डालना था। इसमें एक तो यह है कि 8 वर्ष है माननीय मंत्री महोदय, आपने लिखा है 7 वर्ष, क्योंकि अवधि सारी 8 वर्ष की है और इसी में आपने ही मेंशन किया है, इसलिए मेरा एक तो मेरा निवेदन आपसे ये है अभी कि या क्या बंद पड़े आरओ संयंत्र को सरकार चालू करने की विचार रखती है, क्योंकि ये लगभग आपने बताया है कि 68 आरओ ऐसे हैं जो बंद हो गए और 26 आरओ ऐसे हैं जो अभी चालू हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा लग गया, 12 करोड़ 25 लाख रुपए लगा हुआ है और इसमें अभी वो अच्छी स्थिति में है। इसलिए क्या सरकार इसको चालू करने का इरादा रखती है और जो बंद हो गए उनका ऑपरेशन करेगी या वो वहीं पड़े रहेंगे, तो ये आपसे मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्सन में 7 वर्ष 8 वर्ष जो बोला है, मैं बैठ के कर लूँगा, अगर उनमें 1 वर्ष कहीं बाकी होगा तो उनको रेगुलर हम चालू करेंगे। अगर दूसरी चीज़ जो ये लगभग 94 आरओ थे, इनमें से वर्तमान में 68 आरओ संयंत्र बंद है। आरओ संयंत्र स्थापित समस्त इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना से लाभान्वित हो जाने में उक्त आरओ संयंत्रों का 7 वर्ष से अनुबंध अवधि समाप्त होने के कारण बंद है। जी हाँ, ये अनुबंध संयंत्र स्थापित करने के पश्चात 7 साल का संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं होने का बंद किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ चरण के अंतर्गत स्थापित बर्राण आरओ संयंत्रों को विभागीय नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है तथा तृतीय चरण के 2 आरओ संयंत्रों को अनुबंध की शर्तें अनुसार कार्यकारी फर्म को सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य, मेरा अध्यक्ष जी दूसरा सप्लीमेंट्री ये है, अभी तो प्रस्तावित है, मेरा निवेदन ये है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मंत्री महोदय, मैं भी आ जाऊंगा, मीटिंग बुलाएंगे तो कर लेंगे। मेरा दूसरा ये है कि इस जवाब में इन्होंने ये कहा है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि पानी तो आ गया, ये बात सही है और सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन हमारा 40 MLD हमारे को अलॉट है, उसमें से 28 MLD हमें पानी मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का 32 है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र का कम है, लगभग 22 MLD के करीब पानी मिल रहा है, तो पानी भी नहीं आ रहा है, आरओ भी बंद हो गए। तो मेरा आग्रह है कि भाई वो जो हमारा बाकी 12 MLD पानी है उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, क्योंकि इस जवाब में आया है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा सा इसको आप, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, अच्छे इंसान हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा 12 MLD पानी है आप भी उसको ये पूरा ये अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, बताएंगे। माननीय सदस्य का सही कहना है कि अभी हमें जितना पानी मिलना चाहिए था उतना पानी वहाँ से हम राजस्थान कैनाल से ले नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमने जो भी टेंडर्स लगाए हैं, कोई सिस्टम में मोटर बनाना, पंप हाउस बनाना या उनके हेड रेगुलेटर के लिए हमने टेंडर लगा दिए हैं। वो पूरा पानी नागौर और डीडवाना के सभी विधानसभाओं में पूरा हम आने वाले 6 महीने के अंदर उसकी व्यवस्था करके देंगे। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हो कि अभी इनका ये सही स्थिति में है, तो आप से निवेदन है कि आप बैठ के अगर कोई ग्राम पंचायत इनको लेना चाहती हो उनको हम हैंड ओवर कर सकते हैं, या विभाग इस पे विचार कर रहा है कि इसका किस तरह से दोबारा इसका ओनडम हम किसी कंपनी को देते हुए दोबारा जहां आप बताओगे जिन गाँव के अंदर जहां आवश्यकता है, क्योंकि ये आरओ लगभग पर आवर 20 लीटर को 10 पैसे या 20 पैसे इन्होंने इसमें निश्चित अलग अलग दरें कर रखी थी। तो कई जगह पे कई गांव वाले उसमें
वो जो कार्ड लगाना वो नहीं था, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, गांव वाला चाहे तो उसको फ्री में भी चला सकते हैं। उसके लिए संधारण के लगभग 94 है, हमने मोटा मोटा इनका निकाला। ओंडम का 52,000 रुपये पर ईयर एक का खर्चा आता है। तो जितना भी विभाग उसको वहन करने के लिए तैयार है, बाकी उसको चलाने के लिए जो भी हो कोई व्यवस्था हो आप हमें बता देना, बिल्कुल 100% को जनता के हित में। अगला प्रश्न है श्री शत्रुघ्न गौतम, प्रश्न संख्या 364। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केकड़े से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, खंड के प्रदेश में जल संसाधन विभाग को योजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार राशि 4,824.36 करोड़ बजट आवंटित किया गया था। विभाग द्वारा परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक होती है, जिससे बजट की मांग वर्षवार अनुमानित की जाती है तथा परियोजना पर कार्य करवाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदाओं की कुल राशि उस कार्य हेतु स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक होती है, परंतु आमंत्रित की गई निविदाएं की कुल राशि उस वर्ष हेतु आवंटित बजट से अधिक होना स्वाभाविक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत संशोधित बजट अनुमान के अनुसार राशि रुपये 4,854.36 करोड़ के विरुद्ध राशि 3,726.79 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। खंड ख, जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रित कर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत कार्यादेश जारी किया जाता है। परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक होती है, जिस हेतु वर्षवार बजट की मांग अनुमानित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं की कुल लागत उस वर्ष के दौरान उन योजनाओं हेतु आवंटित बजट से अधिक होना स्वाभाविक है। अतः स्वीकृतियां निम्नानुसार जारी किए जाने की किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। खंड ग, धौलपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक जीवीपीआर को काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी के आधार पर अनुमानित राशि से 8.92% बिलों पर वर्ष 2023-24 के दौरान दिया गया था। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्यादेश ईपीसी के आधार पर मेसर्स जीवीपीआर कृष्णा कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर में हैदराबाद को अनुमानित राशि से 0.19% बिलों पर वर्ष 2017-18 के दौरान दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि धौलपुर में काली तीर लिफ्ट परियोजना जो 650 करोड़ रुपए की कार्य आदेश थे, इसमें अधिकतम पाइप का काम है और जो पाइप एस्टीमेट के तखमीने में लिए गए हैं, क्या वही पाइप काम में लिए या पाइप की डिज़ाइन चेंज कर दी गई? पाइप की डिज़ाइन चेंज करी गई तो किस आदेश से करी गई, क्यों करी गई, जरा सदन को बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग द्वारा धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर द्वारा तकनीकी अध्ययन के आधार पर ही पाइप की थिकनेस निर्धारित की गई थी, और परंतु माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए हैं, मैं उसकी जांच हेतु एक कमेटी गठित करके इसकी जांच करके अगर कोई इसमें दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इसमें फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 650 करोड़ का जीवीपीआर कंपनी को ये काम दिया, इसमें केवल 2 कॉन्ट्रैक्टर आए और जो एक कॉन्ट्रैक्टर जीवीपीआर है वो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जीवीपीआर को काम देना पड़ा? क्या इसकी जांच करा के और उच्च कार्रवाई करने की सरकार इच्छा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जब निविदाएं आमंत्रित की जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक शपथ पत्र लिया जाता है। उस शपथ पत्र के अंदर ये सारी बातें लिखी होती है। अगर शपथ पत्र में उसने गलत लिखा है तो हम इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न है श्री गोवर्धन, प्रश्न संख्या 365। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की योग्यता, पात्रता एवं वार्षिक आय सीमा का योजनावार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है एवं योजनावार देय राशि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2,
विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक के छात्रवृत्ति वितरित विद्यार्थियों की संख्या एवं लंबित आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों को भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तद अनुसार सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 60-40 के रेशियो में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, क्या उन छात्रवृत्तियों को आप एक साथ करके छात्रवृत्ति देने का श्रम कर सकते हैं? दूसरा मेरा इसी में एक क्वेश्चन और है कि हमारे जो सीकर जिले में ओबीसी का एक छात्रावास बना हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसमें संभागीय आयुक्त का कार्यालय चल रहा है, तो मेरा निवेदन है ये है कि उस छात्रावास को कब तक चालू करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोध से आने वाले माननीय सदस्य ने 2 सवाल लगाए। पहला जो रेशियो है केंद्र का राज्य सरकार का, ये पहले से तय आ रहा है, उसमें आप कहें तो मैं उसकी डिटेल जानकारी दे दूं। और उसके अलावा दूसरा जो आपने पूछा सीकर मुख्यालय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है पिछली गवर्नमेंट के समय कि जब सरकारें चलती है सचिवालय से और मुख्यमंत्री कार्यालय से, लेकिन जो जिसका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के विपरीत आपने पिछले बजट में घोषणा करी थी सीकर संभाग की, तो हमारे छात्रों के लिए जो ओबीसी का एक हॉस्टल बना हुआ है उसमें छात्र नहीं रह रहे हैं, लेकिन वहाँ सीकर संभाग मुख्यालय आपने खोल दिया है। निश्चित ही माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुसार आगे आने वाले समय में हम बैठकर बातचीत करेंगे इस संबंध में, और ये जो हॉस्टल जिस उद्देश्य के साथ बना हुआ है 2021-22 में, उसको जैसे ही हमारे संभाग मुख्यालय की बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद में छात्रावास में उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में जो स्वीकृत जो बजट है उसमें 2020-21 से लेकर और 2021-2024 तक इसमें जो राशि का आवंटन तो ज़्यादा है, लेकिन खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक बार माननीय मंत्री महोदय बताएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये चूंकि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब और आपके बीच में मध्यस्थता कराकर जो भी उचित फैसला होगा वो करवा देंगे। और पिछली सरकार ने ये सही है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जितना मूल बजट था उसका पूरा खर्च नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि सरकार जितना बजट आवंटन करे उसका पूरा पैसा है लाभार्थियों के खाते में जाए और हमारे जो छात्रवृत्ति वाले जो बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिले। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 366। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, विगत 3 वर्षों में माह जनवरी 2022 से आज दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र राजसमंद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जुड़वाने हेतु 6,175 व्यक्तियों ने आवेदन किया। उक्त में से 2,277 स्वीकृत एवं 703 आवेदन निरस्त किए गए हैं। खंड 2, भारत सरकार द्वारा राज्यों हेतु निर्धारित सीलिंग 4,46,00,000 के विरुद्ध शेष रहे स्थान हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को सम्मिलित किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदनों में से लंबित आवेदन लगभग 13,90,000 में से परीक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजसमंद में जो शेष 3,195 आवेदन अभी तक भी लंबित है उनका क्या कारण है और इन शेष आवेदकों का नाम कब तक जोड़े जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने प्रक्रिया शुरू करी हुई है जो 13,90,000 जो हैं बाकी उनको जोड़ने का, और साथ में मैं माननीय सभी सदस्यजनों को बताना चाहूँगा कि विशेष योग्यजन को हमने 1,66,000 इस पोर्टल में जोड़े और अभी भी लगभग 44,374 यूनिट यानी 1.5 लाख विशेष योग्यजन जो भी आपके क्षेत्र में है जिनका इसमें खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा हुआ जाकर पोर्टल पर जुड़ाएं, उनका नाम स्वतः ही इस योजना में जुड़ दिया जाएगा। और बाकी अभी जो हमारे 8 लाख रिक्त स्थान है उस पर जोड़ने की प्रक्रियाधीन है और आगामी 2-3 महीने में वो जो 8 लाख जिन्होंने 13,90,000 में से आवेदन लंबित हैं, यदि उसमें आपके वो आवेदन लंबित हैं तो उनको
जोड़ दिया जाएगा 8 लाख लोगों को जो उसमें प्राथमिकता से हैं, जो पहले आए हैं उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं यही आपसे निवेदन करूंगी कि जो ये 13.9 लाख आवेदन अभी तक लंबित हैं, इनकी भी जल्द से जल्द जोड़ने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक खाद्य सुरक्षा का मैटर है और इसमें आप जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें। बस अगला प्रश्न है श्री उदयलाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 367 367। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मांडल में कपड़ा उद्योग व प्रोसेस हाउस में केमिकल युक्त काले पानी को नदी व नालों में छोड़ने से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होने के संबंध में कृषक संगठनों द्वारा कोई शिकायत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सभी कपड़ा उद्योगों को शून्य जल निस्ताराव की शर्त पर ही सहमति दी गई है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, शिकायत बड़े बड़े अखबारों में, बड़ी बड़ी टीवियों में सब कुछ हो रहा है। मैंने मंत्री महोदय को आपके मोबाइल पे कल व्हाट्सएप भी कर दिया, सारे खबर पूछो, प्रश्न पूछो। ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने आप तो प्रश्न पूछो जो पूछना है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ये काला पानी छूट रहा प्रोसेस हाउसों का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो उससे क्या इसको बंद करने के लिए सरकार तत्पर है क्या? जैसे कंचन प्रोसेस वाले हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर बोरिंग करवा रखे हैं, बोरिंग करवा करके काला पानी उसी में छोड़ रहे हैं, जो नीचे का जरा पुल स्तर खराब हो रहा है। आसपास के जो गांव के लोग हैं, किसानों के, मैं कह रहा हूँ प्रश्न पूछो, ये भाषण का नहीं है, प्रश्नकाल और चर्चा में अंतर है। अब तो या तो आज के बाद प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, जब हर बार बैठा देते वो कोई बात नहीं, आपको जैसा लगना कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपको लगे। प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से एक उद्योग के नाम की चर्चा की है, उसको लेकर के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो काली पानी की समस्या के बारे में आपने सदन को अवगत कराया, ये ठीक है कि राजस्थान में हमारे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए उद्योग हैं, वो बरसात की आड़ में पहले से ही पानी छोड़ देते हैं, चाहे वो भिवाड़ी की समस्या हो, चाहे पाली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य हों, चाहे राजसमंद के सदस्य हों, चाहे लूणी नदी का मामला हो। लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने मंडल को लेकर के एक विशेष प्रश्न किया है, उसको लेकर के मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि मैं आज इस सदन में घोषणा भी करता हूँ कि भीलवाड़ा पूरे जिले के औद्योगिक इकाइयों के लिए जो प्रदूषण की समस्या है, विशेष रूप से कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है जो पानी छोड़ते हैं, उसको लेकर के जिला कलेक्टर भीलवाड़ा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का मैं गठन करने की घोषणा करता हूं, जिसमें भीलवाड़ा के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी एवं कृषि विभाग के जिला अधिकारी को सम्मिलित कर, और यह समिति सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से बात भी करेगी, उनके सुझाव भी लेगी और सारगर्भित सुझाव को लेकर के किस प्रकार से प्रदूषण रुके उसकी चिंता करेगी। और उसके बावजूद भी उद्योग में प्रदूषण की समस्या के कारण उद्योग के दोषी पाया गया तो उस उद्योग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। अगला प्रश्न है हरलाल सारण। अध्यक्ष महोदय, अरे हो गया, जांच कमेटी हो गई, और क्या चाहिए? एक प्रोसेस हाउस है, मैं आपको नाम बता दूंगा, उसके अंदर बोरिंग करके वो काला पानी उसमें छोड़ रहे हैं, जमीन का भूल स्तर खराब हो रहा है, लोगों की, अरे उसमें जांच कमेटी हो गई ना, कार्रवाई भौतिक सत्यापन मौके पे जाके बंद कराएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। समय सीमा बताएंगे भाई। माननीय सदस्य ने उस उद्योग का नाम भी सदन के अंदर उल्लेख किया है और मैंने पहले भी कहा कि वो समिति सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से बात करेगी। श्री हरलाल सारण। श्री हरलाल सारण। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 694। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 नवीन कॉलोनियां विकसित करने हेतु तकनीकी प्रावधान राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के द्वारा निर्धारित हैं। खंड 2 जी नहीं, टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुरूप मूलभूत सुविधा की सुनिश्चितता उपरांत ही नगरीय निकाय में प्राप्त होने वाली योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार
योजना में आंतरिक विकास कार्यों यथा सड़क, सीवरेज एवं पानी आदि की सुनिश्चितता हेतु पॉलिसी में 12.5% भूखंड रहन रखे जाने का प्रावधान है। आंतरिक विकास कार्यों की सुनिश्चितता उपरांत इन भूखंडों को रहन मुक्त किए जाते हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों द्वारा बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के संबंध में नगरीय निकाय में शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाती है। टाउनशिप पॉलिसी 2010 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रारूप पॉलिसी वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। समस्त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह सही है कि जेडीए जोन 10 स्थित खो नागौरियान में कचरा नंबर 1954 से 1958 जो सरकारी पाल व तालाब पेटा भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है, इस पर कार्रवाई की सरकार की क्या मंशा है? अगर है तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन्होंने जिस सरकारी भूमि पर कॉलोनी काटे जाने का सदन के सामने अवगत कराया है, उसकी जानकारी करवाकर अगर वास्तव में सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा कॉलोनी काटी गई है तो उस कॉलोनी को ध्वस्त करने के साथ साथ उसके खिलाफ जो भी जिसके द्वारा कॉलोनी काटी गई उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। और बाकी रह गया? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है, क्या ये सही है कि जेडीए द्वारा कॉलोनियों को अनुमोदित करने के दौरान सड़क, सीवरेज सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए राशि जमा की जाती है? यदि हाँ तो कितनी अवधि में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि पिछले समय में जितनी कॉलोनियाँ विकसित हुई और उसमें जितना विकास शुल्क जमा हुआ, उसमें बहुत सी जगह वास्तव में विकास नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि जो सड़कें बननी थी, जो सेक्टर रोडें बननी थी, उनका मार्ग निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाया और उसके कारण हमारे बहुत से सड़कें और सेक्टर रोडें मार्ग निर्धारण नहीं होने की वजह से निर्मित नहीं हो पाए। इसी के लिए हम टाउनशिप पॉलिसी 2010 में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसमें मैंने मेरे विभाग का जो अनुदान मांगों का जवाब में भी मैंने निवेदन किया था सभी माननीय सदस्यों से कि आप अपने अपने सुझाव दें और हमने जो 3 पॉलिसियों में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सुझाव देने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 निर्धारित कर दी है। सारे के सारे यूडीएच विभाग की जो वेबसाइट है http://uds.rajasthan.government.in उस पे उपलब्ध है। और साथ ही मैं सदन से को ये भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हमने इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये संशोधन करने के साथ साथ राज्य स्तर पर एक वेब पोर्टल बनाया जाना भी प्रस्तावित है, जिस पर स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं का पूरा विवरण दर्ज करने का विचार है तथा विकासकर्ता द्वारा इस पोर्टल पर योजना में किए जा रहे विकास कार्यों व अन्य विवरण को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करना होगा, जिससे किसी भी समय आमजन व राज्य सरकार को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो। हम ये भी प्रयास करें। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल। आपका प्रश्न संख्या 370। श्री धर्मपाल
अरे सुझाव अब आपने माने विचार नहीं, आपसे नहीं मांगा है। अरे आपसे नहीं मांगा है, आप विराजो अब विराजो श्री रामपाल। प्रश्न संख्या 370। माननीय मंत्री जी कोई ऐसा उत्तर नहीं देना। माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास उत्तर आ गया है, मेरे सीधे मेरे पास उत्तर आ गया है मंत्री महोदय का। मेरे सीधे 2 सवाल हैं। पूरा पूछो।